यूपी में उपचुनाव था, इसलिए यह सब किया गया। जिले के भाईचारे को गोली मारी गई है। यह सोची समझी साजिश है। देश भर से जो खुदाई की खबरें आ रही हैं, उसे देश का सौहार्द बिगड़ेगा। संभल में सब साजिश के तहत हुआ है। संभल में हजारों साल से हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रह रहे हैं। यह एक सोची समझी घटना है और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। ये शब्द हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के, वो भी जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा हो। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दरअसल आपको बता दें कि संसद का तीसरा सत्र चल रहा है, यानी विंटर सेशन चल रहा है। इस सेशन के शुरू होने से पहले ही वक्फ बोर्ड और 370 को लेकर चर्चाएं आम हो गई थी, लेकिन संसद का ये सत्र शुरू होने से पहले ही एक और मुद्दे ने संभल में हिंसा जो हुई, उसने राजनीति के घर में सबसे आगे कदम रख दिया और अब संभल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का संसद सत्र के दौरान बड़ा बयान सामने आया है। संभल में हुई हिंसा पर अखिलेश यादव ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। पहले ये वीडियो देखिए। श्री अखिलेश यादव जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना, उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेंच पे आए, जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस
अधीक्षक संबल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। आगे अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था, वहां पर जो गड़बड़ी हुई से ध्यान भटकाने के लिए संभल की घटना को किया गया। सपा मुखिया कहते हैं कि संभल का माहौल बिगाड़ने में पुलिस और प्रशासन का हाथ है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले का हाथ है। यह लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच का है। सपा सांसद ने कहा कि संभल में तानाशाही दिखाई गई, लोगों के साथ सीओ ने गोली चलाई और गाली गलौज किया। पुलिस के गोली से अधिकारियों के निलंबन के कई लोग घायल हुए हैं। संभल के संदर्भ में सपा सांसद ने आगे कहा कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को बिना सुने हुए आदेश दे दिया है। कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद ही सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। 22 तारीख को नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका गया, लेकिन फिर भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ। 29 तारीख को अगली तारीख थी, लेकिन 24 तारीख को दोबारा सर्वे की बात कह दी गई और सुबह के वक्त तानाशाही करते हुए सर्वे की टीम को लेकर जामा मस्जिद पहुंच गए। अखिलेश यादव ने यह तक कह डाला कि चंद लोगों ने पथराव किया तो उसके ऊपर गोलियां चला दी गई। 5 लोग जो अपने घरों से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। लखनऊ वाले इस रास्ते में दिल्ली के आना चाहते हैं। संभल हिंसा का मामला यूं ही नहीं थमने वाला है। लोकसभा के बाद उधर राज्यसभा में भी राम गोपाल यादव ने संभल का मुद्दा उठाया है। इस वीडियो में आप देखिए।
पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई संभल को, लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। श्री प्रोफेसर राम गोपाल यादव अदर्स टेक सीट। प्रोफेसर राम गोपाल यादव अदर्स में टेक सीट। प्रोफेसर साहब, उससे पहले प्रोफेसर साहब मार्गदर्शन दीजिए, इन मुद्दों में से मैं क्या करूं, आप बताइए प्रक्रिया। अदर्स में प्लीज टेक योर सीट। टेक योर सीट, माइक ऑन, टेक योर सीट सर। सो मेरा सुझाव यह है कि सर वाइको जी, सर इज इट अ कंपटीशन बिटवीन यू? कांट यू टेक योर सीट? नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सर, संभल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। मेरा निर्णय आ चुका है। मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं, मैं यहां तक अनुरोध कर चुका हूं कि एक ही सदस्य ने 267 में कई नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्वीकार करूं। असंभव है कि एक साथ उसको 4 बोलने दूं, नंबर 1। नंबर 2, काफी सदस्यों की संख्या है जिन्होंने 0 आवर में भी वो दे रखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इन 0 आवर आई अकोमोडेट दिस। आई अकोमोडेट ऐसा सर, 1 आवर आई अकोमोडेट। एक सेकंड तो मुझे सुन लीजिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। वो इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा। इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा। इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं मैं आपको 0 आवर में अभी बुलाता हूं। मैं लोग 0 आवर में बुलाता हूं। नहीं, 0 आवर में नंबर 1 पे बुलाइए। हाँ, अभी बुलाता हूं। ये जो बोल रहे हैं इसके बाद में आपको बुलाता हूं। आपको बुलाता हूं 0 आवर में। चली है, एक सेकंड प्लीज, कहीं नहीं हुआ। श्रीमान, 19 नवंबर को एक वकील साहब ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई संभल को, लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उसके बाद अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए राम गोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम बरतेंगे। योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार पी। बताते चले कि सांसद ने कहा कि 24 तारीख को दोबारा सर्वे करने पहुंच गई टीम और पूरे संभल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने सदन में कहा कि अचानक भीड़ के साथ
सर्वे करने वाले मस्जिद में दाखिल होने लगे। लोगों को लगा मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पत्थर चलाए और फिर उनके ऊपर गोली चलाई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। सांसद ने कहा कि सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए और कई लोग जेलों में हैं। यही उपचुनाव को लेकर भी रामगोपाल ने कहा कि पास के जिलों में मतदान करने से रोका गया। अब विपक्ष के इस बयान आरोप पर आपकी क्या राय है? क्या संभल हिंसा के आगे छुप जाएगा 370 और वक्फ सरकार का क्या होगा आगे का कदम? किस मुद्दे को लेकर नजरअंदाज करेगी सरकार और किस मुद्दे पर चर्चा लेकर उसके ऊपर कार्यवाही करेगी सरकार, ये देखना होगा। क्योंकि जो संसद का तीसरा सत्र चल रहा है, ये जो सत्र होता है संसद का, चाहे बजट सत्र हो, चाहे ये शीतकालीन सत्र हो, कोई भी सत्र हो, तीनों में से कोई भी होता है, यही इसी का इंतजार होता है जनता को, इसी का इंतजार होता है विपक्ष और सरकार को कि क्या मुद्दाएं होंगी जिनको हम खास बनाकर और उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बिल पेश करेंगे और बिल पास किया जाएगा, जो कि जनता के लिए एक निर्णय आएगा। फिर जनता की जो समस्या है उसका समाधान होगा सरकार के जब ये सदन चलेंगे, सत्र चलेंगे। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है, जिसके लिए काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, काफ़ी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वक्फ को लेकर क्या निर्णय आता है या 370 को लेकर क्या निर्णय आता है, ये सब मुद्दाएं कहीं ना कहीं छुपते दिख रही हैं संभल हिंसा के आगे। क्योंकि विपक्ष तो सरकार के आगे खड़े होकर संभल हिंसा पर ही अपने जवाब, अपने जो सवाल हैं वो करते नजर आती रहती है। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, अखिलेश यादव हो चाहे रामगोपाल हो, आपने देखा संभल में जो हिंसा हुई उस पर विपक्ष लगातार अपनी बयानबाजी कर रही है। बीजेपी यानी सरकार है जो मौजूदा, उस पर अपने आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रही हैं। लेकिन क्या जो बहराइच में हिंसा हुआ था, बहराइच में जो रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था, क्या उसकी मौत नहीं हुई थी? क्या उसको जान से नहीं मार दिया गया था? किसी को जान से मार दिया गया, उस पर विपक्ष का कोई बयान इस तरीके से नहीं आया। लेकिन संभल हिंसा पर आ रहा है बयान। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मौत होती है तो किसी की जान जाती है, किसी के घर का एक सदस्य छीन जाता है। इस पर विपक्ष को राजनीति करने के बजाय सरकार जो होती है उस पर उसे सवाल जवाब करना चाहिए, उस पर आरोप लगाने चाहिए, उसके काम में गलतियां ढूंढनी चाहिए विपक्ष को भी और जनता को भी। लेकिन किसी एक पक्ष को देखकर नहीं कि मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रामगोपाल यादव हो, कोई भी हो, चाहे शिवपाल चाचा हो, इनको बहराइच हिंसा पर भी बोलना चाहिए। जो भी मुद्दे उठते हैं, इसको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा मुस्लिम पक्ष में है, कौन सा हिंदू पक्ष में, फिर बोलना चाहिए फिलहाल सरकार क्या कदम उठाती है, कौन से मुद्दे को नज़रअंदाज करती है, कौन से मुद्दे को चर्चाएं आम देखते हुए उस पर जो अपने फैसले को सुनाती है सरकार, किस पर बड़ा कदम उठाकर उसको पास करती है। देखने के लिए बने रहिए TV24 नेटवर्क के साथ। मिलते हैं ऐसी तमाम खबरों के साथ। मैं हूँ समीक्षा पांडे। नमस्कार।